हेलो स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड, आज फिर हम एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा करने के लिए एक दूसरे के साथ हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव 2024 की। तो स्टूडेंट्स, आज हम जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव 2024 की इसलिए चर्चा कर रहे हैं क्योंकि आप सभी जानते हैं कि काफ़ी लंबे अंतराल के बाद जम्मू कश्मीर में आखिरकार विधानसभा के चुनाव संपन्न हुए हैं और वहाँ पर ऐसा लग रहा है कि अब लोकतांत्रिक बहार जो है वो यहाँ पर चलने वाली है। क्योंकि जम्मू कश्मीर वैसे भी बहुत लंबे समय तक आपातकाल का शिकार रहा है। वो चाहे अभी 2019 के पश्चात जब वहाँ पर अनुच्छेद 370 को समाप्त किया गया, उसके पश्चात आपातकाल की स्थिति में रहा हो, या उससे पूर्व भी अगर हम बात करें तो जम्मू कश्मीर को लंबे समय तक आपातकाल को झेलना पड़ा है। तो आज हम जम्मू कश्मीर के लोकतांत्रिक इतिहास की चर्चा करेंगे। आज हम जम्मू कश्मीर के बारे में भी जानेंगे, किस प्रकार से जम्मू कश्मीर को भारत का अंग बनाया गया था, जो कि एक स्वतंत्र रियासत था। तो आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दे पर बात करने वाले हैं। लीजिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर का इतिहास। देखिए स्टूडेंट्स, अगर हम बात करते हैं जम्मू कश्मीर की, तो जम्मू कश्मीर आज़ादी के बाद, आज़ादी से पहले भारत का अभिन्न अंग था, लेकिन आज़ादी के बाद जम्मू कश्मीर को एक स्वतंत्र रियासत घोषित करते हुए, देशी रजवाड़ा घोषित करते हुए, ये जम्मू कश्मीर की इच्छा पर छोड़ दिया गया था कि जम्मू कश्मीर अगर चाहे तो भारत में शामिल हो, चाहे तो पाकिस्तान में शामिल हो और चाहे तो स्वतंत्र रहे। जम्मू कश्मीर के राजा हरि सिंह ने स्वतंत्र रहने की घोषणा की। तो सबसे पहले तो जम्मू कश्मीर के हम बात कर लेते हैं, राजा कौन थे। जम्मू कश्मीर के राजा थे हरि सिंह। जब जम्मू कश्मीर एक स्वतंत्र रियासत था तो राजा थे वहां के हरि सिंह। हरि सिंह ने स्वतंत्र रहने की घोषणा की, लेकिन बहुत कम समय में ही पाकिस्तान में कबायलियों के द्वारा, जो कि वहां के स्थानीय लोग थे, वहां पर अचानक गृह युद्ध के हालात पैदा कर दिए। हरि सिंह को भारत से सहायता लेनी पड़ी। भारत ने अपनी सैनिक सहायता दी और सैनिक सहायता के माध्यम से कश्मीर को पाकिस्तान की सेना तथा पाकिस्तान द्वारा प्रशिक्षित जो कबायली जाति के आंदोलनकारी थे, या हम ये कह सकते हैं कबायली जाति के जो लड़ाके थे, उनसे स्वतंत्र कराना प्रारंभ किया। बहुत कम समय में हमने जम्मू कश्मीर को लगभग पूरी तरह से पाकिस्तान के चंगुल से छुड़वा लिया था, लेकिन पाकिस्तान ने एक छोटे से हिस्से पर अपना अधिकार अभी भी रखे हुए था। तभी संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा भारत और पाकिस्तान के बीच में कश्मीर को लेकर के जो लड़ाई चल रही थी, उसे रोकने का आदेश दिया और वहीं पर हमें इस युद्ध को खत्म करना पड़ा। तो इस प्रकार से हमने जम्मू कश्मीर के काफी बड़े हिस्से को स्वतंत्र कराया और उसे भारत में शामिल किया, यानी कि जम्मू कश्मीर का हमने भारत में विलय कर लिया। जम्मू कश्मीर का भारत में विलय। तो इस प्रकार से जम्मू कश्मीर का विलय हुआ कब? 1948 में। लेकिन साथ ही साथ एक आजाद कश्मीर, जिसे पाकिस्तान आजाद कश्मीर कहकर के पुकारता है, आजाद कश्मीर, और भारत जिसे POK यानी कि पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, पाक अधिकृत कश्मीर कहकर पुकारता है, वो हिस्सा रह गया। आज भी वो पाकिस्तान के पास में है। हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर के उस स्वतंत्र क्षेत्र की जो भारत में शामिल हुआ और यहाँ पर लोकतंत्र की मांग उठी। राजा का शासन था, लेकिन यहाँ पर मांग उठी किसकी? लोकतंत्र की। जब लोकतंत्र की मांग उठी तो महाराजा हरि सिंह को यहाँ पर अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ा और यहाँ पर लोकतंत्र की स्थापना की गई। यहाँ लोकतंत्र की स्थापना करने वाली एक पार्टी बनी जिसे नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी कहकर पुकारा जाता है, और शेख अब्दुल्ला इस पार्टी को स्थापित करने वाले थे, शेख अब्दुल्ला। तो इस तरह से शेख अब्दुल्ला के नेतृत्व में नेशनल कॉन्फ्रेंस जो थी वो यहाँ पर लोकतांत्रिक शासन स्थापित करने में कामयाब हुई और यहाँ पर प्रथम प्रधानमंत्री जो थे वो कौन बने? शेख अब्दुल्ला। अब आप भी सोच रहे होंगे भाई ये शेख अब्दुल्ला प्रधानमंत्री कैसे बन गए? क्योंकि उस समय तक जम्मू कश्मीर को हमने अनुच्छेद 370 विशेष राज्य का दर्जा दिया था। क्या किया था हमने? विशेष राज्य का दर्जा दिया था जम्मू कश्मीर को। और जब जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया तो यहां पर मुख्यमंत्री की जगह पर प्रधानमंत्री का पद था। विशेष राज्य किसके तहत? अनुच्छेद 370 के तहत।
और इसी कारण से जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देना पड़ा हमें। और यहां पर जो पद था वो प्रधानमंत्री का पद था। हालांकि आगे चल करके ये प्रधानमंत्री का पद जो था वो मुख्यमंत्री के पद में कन्वर्ट कर दिया गया। यहां एक चीज विशेष ध्यान रखने वाली है कि विशेष राज्य जो था वो एक अल्पकालीन उपाय था। कैसा था? अल्पकालीन उपाय। अर्थात जम्मू कश्मीर को अनुच्छेद 370 के तहत विशेष राज्य के अंतर्गत कम समय के लिए ही रखना था, लेकिन धीरे धीरे राजनीति कुछ इस प्रकार से करवट लेती रही कि जो केंद्र में सत्ता में जो दल था या सत्ता में जो पार्टी थी वो नहीं चाहती थी कि जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य के दर्जे से सामान्य राज्य के दर्जे में लाया जाए। तो इस कारण से बहुत लंबा वक्त लग गया जम्मू कश्मीर को एक अनुच्छेद 370 के विशेष राज्य से सामान्य राज्य के दर्जे में लाने में। आखिरकार उसमें सफलता मिली, उस पर हम आएंगे, लेकिन इससे पूर्व हम यहां पर बात करेंगे जम्मू कश्मीर के लोकतांत्रिक इतिहास की। तो आप देखेंगे ये जो चेहरा देख रहे हैं ये है शेख अब्दुल्ला, जिनकी अभी मैंने बात की थी, और यही थे नेशनल कॉन्फ्रेंस के जन्मदाता। नेशनल कॉन्फ्रेंस जो यहां पर सत्ता में आई थी, नेशनल कॉन्फ्रेंस। तो देखिए प्रथम चुनाव 1948 में कराया गया। 1953 से लेकर के 1974 तक कांग्रेस पार्टी का जम्मू कश्मीर में हस्तक्षेप रहा, यानी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने शेख अब्दुल्ला के नेतृत्व में यहां पर जो शासन किया था, लोकतांत्रिक शासन, वो कब तक रहा? 1948 से लेकर 1953 तक। 53 के बाद यहां पर 53 से लेकर 74 तक कांग्रेस पार्टी का जम्मू कश्मीर में हस्तक्षेप रहा। 1965 में जम्मू कश्मीर में संविधान में परिवर्तन किया गया। जम्मू कश्मीर का अपना संविधान भी था, अनुच्छेद 370 के विशेष राज्य के अंतर्गत इसमें संशोधन किया गया और यहां जो प्रधानमंत्री का पद था उसके स्थान पर इसे मुख्यमंत्री का पद घोषित किया गया। 1965 में कांग्रेस के गुलाम मोहम्मद सादिक राज्य के पहले मुख्यमंत्री बने, क्योंकि इससे पहले तक प्रधानमंत्री का पद था। अब जब बदलाव किया गया तो पहला मुख्यमंत्री कांग्रेस का बना, यहां पर नाम था गुलाम मोहम्मद सादिक। 1974 में इंदिरा गांधी तथा शेख अब्दुल्ला के बीच समझौता हुआ तथा अब्दुल्ला यहां पर मुख्यमंत्री बने। 1982 में शेख अब्दुल्ला का क्या हो गया? निधन हो गया और उसके पश्चात नेशनल कॉन्फ्रेंस की कमान संभाली उनके पुत्र फारूक अब्दुल्ला ने। तो यहां पर जो आप देख रहे हैं ये है फारूक अब्दुल्ला। फारूक अब्दुल्ला ने कमान संभाली 1986 में। नेशनल कॉन्फ्रेंस तथा कांग्रेस के बीच चुनावी गठबंधन तथा फारूक अब्दुल्ला मुख्यमंत्री बने, यानी कि यहां आप कह सकते हैं कि एक बार फिर से चुनावी गठबंधन हुआ और अवसर मिला एक बार फिर से नेशनल कॉन्फ्रेंस को सत्ता में आने का, और फारूक अब्दुल्ला जो थे वो मुख्यमंत्री बनाए गए। यानी कि आप ये देख सकते हैं कि जम्मू कश्मीर की राजनीति पर या तो नेशनल कॉन्फ्रेंस या कांग्रेस दोनों ने एक दूसरे के साथ लगातार प्रतिस्पर्धा करते हुए, कभी आपस में गठबंधन करते हुए यहां की राजनीति पर अपना कब्जा जमाए रखा। 1989 में कश्मीर में राजनीतिक संकट आया, यहां पर उग्रवाद का जन्म हुआ। पाकिस्तान ने यहां पर लगातार ऐसे हालात पैदा किए जिससे कि यहां के लोगों ने हथियार उठाए, यहां पर सशस्त्र विद्रोह हुआ, जम्मू कश्मीर को एक स्वतंत्र राष्ट्र बनाने की मांग उठी। यहां पर जो कश्मीरी पंडित थे उन पर अत्याचार हुए, उन्हें यहां से अपने मूल स्थान को छोड़कर दूसरी जगह पर जाकर के विस्थापित होने के लिए मजबूर होना पड़ा। ये वो दौर था जब जम्मू कश्मीर के हालात बद से बदतर होते जा रहे थे और यही कारण था कि यहां पर राष्ट्रपति शासन उद्घोषित करना पड़ा। 1996 में जम्मू कश्मीर विधानसभा के चुनाव हुए तथा फारूक अब्दुल्ला को एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनने का अवसर मिला। 2002 में पहली बार पीडीपी यानी कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी को सत्ता में आने का अवसर मिला। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी जो कि दूसरी क्षेत्रीय पार्टी है नेशनल कॉन्फ्रेंस के पश्चात। नेशनल कॉन्फ्रेंस जो कि सबसे प्रमुख पार्टी है, उसके बाद यहां पर पीडीपी यानी कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी नंबर 2 की पार्टी कही जाती है। 2008 में जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव हुए और अब नेशनल कॉन्फ्रेंस का नेतृत्व परिवर्तित हो चुका था, अब आ चुका था उमर अब्दुल्ला के हाथ में। यानी कि पीढ़ी दर पीढ़ी पिता के पश्चात पुत्र और पुत्र के पश्चात पुत्र यही सत्ता में रहे और हर बार नेशनल कॉन्फ्रेंस सत्ता में आती रही, कभी कांग्रेस के समर्थन से तो कभी बिना कांग्रेस के समर्थन से। 2014 में विधानसभा चुनाव फिर से हुआ, लेकिन इस बार कहानी कुछ और थी। इस बार नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस दोनों ही सत्ता से दूर थे और इस बार सत्ता में थी पीडीपी
लेकिन सहयोग इस बार पहली बार ऐसा हुआ जब बीजेपी को जम्मू कश्मीर की राजनीति के अंदर प्रवेश करने का अवसर मिला। भारतीय जनता पार्टी और पीडीपी दोनों ने मिलकर के सरकार बनाई और मुख्यमंत्री बनी पीडीपी की नेता महबूबा मुफ्ती मोहम्मद सईद। और यही था वो बदलाव का दौर जिसका बहुत लंबे समय से इंतजार था, न केवल जम्मू कश्मीर के लोगों को बल्कि पूरे भारत के लोगों को, और आखिरकार वो सपना साकार हुआ। आप देख सकते हैं कि जून 2018 में बीजेपी द्वारा मुफ्ती मोहम्मद को मुफ्ती सरकार को जो समर्थन दिया गया था वो समर्थन वापस ले लिया गया, जिससे कि सरकार अल्पमत में आ गई, सरकार गिर गई और यहां पर घोषणा करनी पड़ी राष्ट्रपति शासन की। यहां राष्ट्रपति शासन उद्घोषित किया गया। 5 अगस्त 2019 को जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 द्वारा अनुच्छेद 370 को समाप्त कर दिया गया। यह वही अनुच्छेद 370 है जिसके तहत जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था, और यही कारण था कि जम्मू कश्मीर भारतीय राजनीति से बिल्कुल अलग थलग रहा। वहां पर जो नेशनल पार्टीज होती है उनको जाने का कम अवसर मिला और वहां की जो क्षेत्रीय पार्टियां थी उनको ज्यादा अवसर मिला। यहां तक कि वहां पर अनेक ऐसे कट्टर धार्मिक पॉलिटिकल पार्टीज के रूप में भी कुछ दल जो थे वो लगातार मजबूत होते रहे, और वहां का माहौल जो था वो कहीं ना कहीं भारतीय लोकतंत्र से एक अलग ही प्रकार के माहौल में परिवर्तित हो चुका था। इसीलिए 370 को समाप्त करना आवश्यक था। फाइनली उसे समाप्त किया गया और जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया, जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख। अब आप देखेंगे जम्मू कश्मीर का विधानसभा चुनाव 2024 और इसका रिजल्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग रिजल्ट रहा है। आप देख सकते हैं एक बार फिर जम्मू कश्मीर की राजनीति के अंदर सत्ता में आने का अवसर भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिला है। अवसर मिला है किसको? वही के क्षेत्रीय दल नेशनल कॉन्फ्रेंस को। बहुत सारे लोगों ने यह उम्मीद की होगी कि 370 को समाप्त कर दिया। भारतीय जनता पार्टी ने केंद्र में सत्ता में आने के पश्चात एक बहुत साहसिक कदम उठाया था। जम्मू कश्मीर की जनता को, जो कि लंबे समय तक आतंकवाद के चुंगल में फंस चुकी थी, वहां से उसे निकाल करके एक बार फिर जम्मू को स्वर्ग बनाने का, यानी कि जम्मू कश्मीर को स्वर्ग बनाने का जो सपना देखा था भारत के लोगों ने, शायद हो सकता है इस बार भारतीय जनता पार्टी को यहां पर बहुमत में आने का और सरकार बनाने का अवसर मिले। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया, क्योंकि यहां पर जो रिजल्ट है वो आप देख सकते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस को जो है, JKN का मतलब है जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस, वो आई है 42 सीटें लेकर के सबसे टॉप पर। उनके साथ गठबंधन में थी INC इंडियन नेशनल कांग्रेस, 6 सीटें उनके पास में हैं, तो 6 + 42 बराबर 48 सीटें, और बहुमत के लिए चाहिए 45 सीटें। तो सत्ता में आने का अवसर मिल गया इन्हें। भारतीय जनता पार्टी दूसरे बड़े दल के रूप में रही है जिसके पास 29 सीट्स आई हैं। यहीं आप देख सकते हैं JKPDP, यानी कि वही पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी जिसको 3 सीटें ही मिल पाई है, ये वही पार्टी है जिसकी अंतिम सरकार जम्मू कश्मीर में रही थी महबूबा मुफ्ती मोहम्मद की। JPC को 1 और IND को यहां पर 7 सीटें मिली है, जिसका मतलब है इंडिपेंडेंस, यानी कि स्वतंत्र उम्मीदवार। ये हैं उमर अब्दुल्ला, जो कि अब वर्तमान समय मुख्यमंत्री बनेंगे। उमर अब्दुल्ला ये भी उसी परिवार के सदस्य हैं, शेख अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला, और वही नेशनल कॉन्फ्रेंस है। तो देखें आप यहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस को 42 सीटें मिली है। भारतीय जनता पार्टी दूसरे नंबर पर 29 सीट्स के साथ है, जबकि इंडियन नेशनल कांग्रेस INC को 6 सीटें मिली है। जम्मू एंड कश्मीर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी को यहां पर 3 सीटें मिली है, जबकि जम्मू एंड कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस है, जिसे JPC का नाम दिया गया है, 1 सीट है। वहीं कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट जो है, उनके पास भी 1 सीट है। आम आदमी पार्टी के पास भी 1 सीट है। इंडिपेंडेंट के पास 7 सीटें हैं, और ये है टोटल 90 सीट। कितनी? टोटल 90 सीट है। और यहां पर जो बहुमत की बात की जाती है वो है कितना? 46 का, आधे से अधिक। और वो किसके पास में है? वो है इंडी गठबंधन के पास में। तो यहां पर सरकार बनाने जा रही है इंडी गठबंधन। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। बहुत जल्द हम इसी प्रकार की बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशंस के साथ एक बार फिर से मिलेंगे। थैंक यू।